दोस्तों, बेईमानी मोहब्बत के 48वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ ही दिनों में हम इस कहानी के 5-5 एपिसोड डालना शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ज़रूर करेंगे। और आज मेरे दोस्तों, सभी इस कहानी को लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। बताना मुझे कमेंट करके कि 5-5 एपिसोड हमारा कहानी का कैसा रहेगा। चलिए शुरू कर रहे हैं कहानी। इधर यशवंत अपनी दुविधा में फंसे हुए थे कि वो सोनिया जी को कॉल करे या न करे। इधर आदित्य और चिराग गाड़ी में एक साथ घर की तरफ आ रहे थे। आदित्य की आंखों में गुस्सा और उदासी साफ झलक रही थी। वो गाड़ी में बैठे अपने दोस्त चिराग के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। चिराग ने उससे कई बार पूछा, क्या बात है आदित्य, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, सब ठीक तो है? लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने गुस्से में चिराग से कहा, चिराग गाड़ी रोक दो, तुम घर जाओ और मैं खुद ही आधे घंटे तक आ जाऊंगा। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। चिराग ने आदित्य की बात का कोई बहस नहीं किया और गाड़ी को किनारे पर लगाकर रोक दिया। उसने आदित्य को वहीं उतारा, बिना कुछ कहे घर की ओर निकल गया। जब आदित्य पैदल ही समुद्र के किनारे की ओर बढ़ने लगा, आदित्य के मन में टीना की बातें घूम रही थी। उसकी आंखों में उदासी और आंसू थे और वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह था कि टीना की कही बातें उसके दिल पर गहरी चोट कर गई थी। टीना के वो शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहे थे, वैसे भी अंगूठी उतारने से कोई सगाई टूट जाती है क्या? ये शब्द उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे। आदित्य ने समुद्र किनारे पहुंचकर अपने जूते उतारे और धीरे धीरे रेत पर बैठ गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे लहरों में फेंकना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन वो अपनी भावनाओं को किसी से भी साझा करने की स्थिति में नहीं था। वो खुद से ही बुदबुदाया, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन शायद मेरा ही प्यार उसकी तकलीफ बन गया। वो अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, आदित्य, क्या ये तुम हो? आदित्य ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया, लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने एक महंगी और आकर्षक ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास और गरिमा से चमक रहा था। आदित्य को देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, तुम तो सच में हो, मैं मान ही नहीं सकती कि इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। आदित्य ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। शिवानी तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। ये कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त शिवानी ही थी। शिवानी ने उसके करीब आकर कहा, हाँ मैं। और तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? आदित्य ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ बस थोड़ी शांति की तलाश में आया था। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये जगह मेरे लिए खास है। माँ के साथ बचपन में यहाँ आती थी और अब जब भी माँ की याद आती है तो यहाँ चली आती हूँ। फिर उसने आदित्य की ओर देखा और पूछा, आदित्य, वो लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, टीना, वो कैसी है? क्या शादी हो गई तुम दोनों की? टीना का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे की उदासी और बढ़ गई। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। शिवानी उसकी चुप्पी से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि हमेशा खुश रहने वाला आदित्य आज इतना गुमसुम क्यों लग रहा है। उसने फिर पूछा, क्या हुआ आदित्य, सब ठीक तो है? आदित्य ने एकटक शिवानी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी भावनाओं को कैसा साझा करे और उसने धीरे से कहा, शिवानी, मेरा टीना से अब कोई रिश्ता नहीं है। शिवानी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉलेज के दिनों में प्यार की मिसाल बनने वाले आदित्य और टीना अब अलग हो गए हैं। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ आदित्य, तुम दोनों तो एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले सकते थे? आदित्य शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। उसने मन ही मन वो पल घूमने लगे जिसे उसने टीना के साथ बिताए थे। फिर उसने टीना के अंतिम शब्द याद आ गए, जब उसने सबके सामने कहा था, आदित्य मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। आदित्य की खामोशी देखकर शिवानी उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाया और शिवानी के हाथ रखते ही आदित्य ने अपनी आंखें खोली और दर्द भरी आवाज में कहा, कुछ नहीं, मेरी गरीबी मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शिवानी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात हो गई जो आदित्य और टीना का रिश्ता टूट गया। उसने और सवाल नहीं किए क्योंकि उसे लगा कि यह आदित्य के लिए दर्दनाक है। और तभी आदित्य ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, ये सब छोड़ो, तुम बताओ आजकल क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है।
शिवाना इंडिया की एक यंगेस्ट बिजनेस वूमन है और जिसने बहुत ही कम समय में इंडिया के बिजनेस क्लास में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो हरचंदानी ग्रुप के सीईओ और फाउंडर है। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य की बात का जवाब दिया। बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। हीरा चंदानी ग्रुप का नाम सुना होगा? आदित्य ने हैरानी से कहा। हाँ, वो तो इंडिया के टॉप बिजनेस ग्रुप्स में से एक है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? शिवानी हंस पड़ी और उसने कहा, तुम भी कितने भोले हो आदित्य। मेरा सरनेम क्या है? आदित्य को अब समझ में आ गया था। वो हैरान था कि उसकी कॉलेज की साधारण सी दोस्त अब इतनी बड़ी कंपनी की मालिक बन चुकी है। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? कॉलेज में तो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, अब इतनी बड़ी कंपनी कैसे? शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, चलो डिनर करते हैं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इस हालात में कहीं जा सकता हूँ। शिवानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्तों के बीच ये सब मायने नहीं रखता, चलो मुझे भूख लगी है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोनों समुद्र के किनारे उठकर डिनर के लिए निकल गए। इतने छोटी सी मुलाकात ने आदित्य की थोड़ी राहत दी थी। शायद ये नई शुरुआत का संकेत था। उधर चिराग ने आदित्य के बीच किनारे अकेले छोड़कर अपने घर की तरफ रुख कर लिया था और उसके मन में थोड़ा बेचैनी चल रही थी, क्योंकि आदित्य का ऐसा रवैया उसने पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचते ही उसने अपने हाथों में पकड़े गिफ्ट्स रीना और सोनिया जी को दिखाई। रीना ने गिफ्ट्स देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा है सब कुछ। इसके बाद चिराग ने जल्दी जल्दी खाना खाया और उठकर बोला, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, मेरी आज रात की ड्यूटी है। सोनिया जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा जाओ, ड्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है, भगवान तुम्हारा भला करे। चिराग ने आदित्य के बारे में बताते हुए कहा, आदित्य की चिंता मत कीजिएगा, उसने कहा है कि वह आधे घंटे में वापस आ जाएगा। अच्छा है, उसे थोड़ी देर में अकेले समय बिताने दे, अकेला रहेगा तो अपने आप संभल जाएगा। ये कहकर चिराग अपने कमरे में चला गया। चिराग के जाने के बाद रीना ने उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, ठीक कह रहा है आदित्य, अब बच्चा नहीं रहा कि आप दरवाजे से लेकर बैठे रहें और उसके इंतजार में करते रहें। वो आएगा, अपने हाथों से खाना खाना खिला देंगी, बड़ा हो गया है वो। सोनिया जी ने चिंतित स्वर में कहा, बड़ा ही तो नहीं हुआ, जिस दिन बड़ा हो जाएगा मुझे सुकून मिल जाएगा। रीना और सोनिया जी की ये बातें हो रही थी। रीना के मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, कॉल यशवंत का था। उसके चेहरे पर हैरानी और नाराजगी एक साथ दिखने लगी। उसने झुंझलाते हुए कहा, ये यशवंत अंकल फोन क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्या हो गया है? मैं इनका फोन नहीं उठाने वाली। सोनिया जी ने उनकी बात को ध्यान दिए बिना ही कहा, रीना फोन मुझे दो। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो और माफी मांगना चाहते हो। मम्मी आप कैसे इंसान हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? रीना ने नाराजगी जताते हुए पूछा। सोनिया जी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, रीना गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, तो मुझे फोन दो बस। ये कहते हुए उन्होंने रीना से फोन ले लिया। रीना ने अनमने ढंग से फोन सोनिया को तो दे दिया, लेकिन उसके मन में भी और कुछ बातें चल रही थी कि अब इनका फोन क्यों आ गया है। सोनिया जी ने फोन रिसीव करते ही कहा, जी भाई साहब। दूसरी तरफ यशवंत टीना की बातों में आकर पूरे गुस्से में थे और वो सोनिया जी से कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा वो बदतमीज बेटा? बात करवाओ मेरी उससे। समझ क्या रहा है वो खुद को? उसका तो इंतजाम मैं खुद करूंगा, बहुत हो गया अब। यशवंत की गुस्से भरी आवाज सुनकर सोनिया जी परेशान हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आदित्य ने क्या कर दिया जो यशवंत इतने गुस्से में है। सोनिया जी ने घबराते हुए कांपती आवाज में कहा, भाई साहब क्या हुआ है? उसने क्या किया? यशवंत ने सोनिया जी का कोई लिहाज नहीं रखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या बताऊं मैं? तुम्हारे उस नालायक बेटे ने मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है। हमें मजबूर कर दिया है कि उसे घर में कैद कर लें। ऐसी हरकत तो बस तुम्हारे जैसे लोग ही कर सकते हैं। सोनिया जी के होश उड़ गए। उन्होंने डरते हुए कहा, भाई साहब प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आदित्य को समझा दूंगी। यशवंत ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर वो सुधरा नहीं तो मैं खुद पुलिस में शिकायत कर दूंगा। और हाँ, तुम लोग अब तक मुंबई में क्यों हो? वापस दिल्ली क्यों नहीं गए? यशवंत की बातें सुनकर सोनिया जी बेहद परेशान हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यशवंत की बातों ने सोनिया जी को अंदर से तोड़ दिया था। उसके हाथों से फोन छूट गया और वो कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। यशवंत की बातें सुनकर सोनिया जी को घबराहट महसूस होने लगी और उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। रीना ने उसकी हालात देखकर बहुत घबरा कर कहा, मम्मी मम्मी आप ठीक तो हैं? सोनिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर चिंता और गहरा तनाव साफ झलक रहा था।
रीना दौड़कर पानी लेने गई। वो लौटी तो देखा कि सोनिया जी गहरी गहरी सांसें ले रही थी और अपने माथे को थामे बैठी थी। उधर चौधरी हाउस में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। यशवंत गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उसने गुस्से में अपना मोबाइल देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सोनिया जी ने उसकी बातें पुनी सुने बिना ही फोन काट कर दिया। उसने गुस्से में सोनिया जी का नंबर देखते हुए झल्ला कर कहा, फोन काट दिया उसने, मेरी बात पूरी तक नहीं सुनी। यामिनी जो इस समय चुपचाप खड़ी थी, हालात को भांप चुकी थी। उसे पता था कि सोनिया जी की दिल की मरीज है और इस तरह उसकी बातों पर उनके स्वास्थ्य का गहरा असर पड़ा होगा। उसने यशवंत को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आपने बात कर ली ना, अब बस कीजिए। आपको पता है ना सोनिया दिल की मरीज है, ये सब बातें उनके लिए सही नहीं है। यामिनी की बात सुनकर यशवंत ने गुस्से में उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी भरी थी। उसने झुंझलाते हुए कहा, सहन तो मुझसे भी नहीं हो रहा यामिनी। वो लड़का हमारे परिवार की इज्जत बाजार में उछाल रहा है और मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसी बीच युवराज ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वो यशवंत के करीब आया और शांत स्वर में बोला, अंकल आप इतने तनाव क्यों ले रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। उसने यशवंत को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप यहाँ बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। युवराज ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। उसने माही की ओर देखा और कहा, माही तुम टीना को अपने कमरे में ले जाओ और उसे आराम की जरूरत है। माही ने सिर हिलाकर हामी भर दी और टीना को लेकर कमरे में चली गई। टीना अपने कमरे में पहुंची तो सीधा अपने कपड़े बदलने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा प्लान सफल हो गया हो। उसने अपने कपड़े बदलने के बाद वॉश बेसिन के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी डाला और शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी। उसने खुद से ही कहा, आई एम सॉरी आदित्य, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसके बाद उसने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और बाथरूम से बाहर आ गई। वो बिस्तर पर बैठी थी कि उसने देखा माही अब भी कमरे में थी। माही उसके पास आकर बोली, सब ठीक है ना टीना, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। टीना ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं माही, सब ठीक है, मैं थोड़ा बस आराम करना चाहती हूँ। माही ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कमरे से बाहर चली गई। माही के बाहर जाते ही टीना अंजलि की बातों को याद करने लगी। उसके चेहरे से वो सुकून वाली मुस्कान भी गायब हो गई और वो सोचने लगी कि उसको अंजलि के साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं। वो बिस्तर पर लेटी लेटी उलझन में पड़ गई थी। उसने अपने बैग में हाथ डाला और अंजलि का विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। कार्ड को ध्यान से देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, क्या पता अंजलि के साथ मिलकर काम करने में कोई फायदा हो। एक बार उससे बात तो कर ही लेती हूँ। लेकिन वो फिर सोच में पड़ गई। उसने कार्ड को हाथ में घुमाते हुए गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। वो अब भी इसी उलझन में थी कि उसे अंजलि पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। इधर जब टीना सोच रही थी, उधर चिराग के घर में बाहर रीना दरवाजे पर खड़ी आदित्य का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ झलक रही थी। ठंडी रात में हल्के हल्के हवा चल रही थी, तभी एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी को देखकर रीना हैरान थी। उसने सोचा कि इतनी रात और वो भी इतनी महंगी गाड़ी में कौन आ सकता है। रीना गाड़ी को ध्यान से देख रही थी कि दरवाजा खुला और आदित्य बाहर निकला। उसे देखकर रीना का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। उसने झट से कहा, ये तुम्हारे घर लौटने का समय है, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है जो तुम्हें समय का पता चलेगा। आदित्य ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उल्टा सवाल कर दिया, आप सोई नहीं अभी तक? रीना ने नाराजगी भरी लहजे में कहा, हमारी नींद तो तुमने उड़ा ही दी है, अब ये पूछ रहे हो कि हम सोए क्यों नहीं, और ये गाड़ी किसकी है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, एक दोस्त की है, क्या हुआ? रीना झल्लाते हुए बोली, मुझे तुम्हें देखकर हैरानी होती है। यशवंत अंकल ने रात को 1 बजे तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, अब भी तुम टीना के पीछे। इससे पहले कि रीना अपनी बात पूरी करती, आदित्य ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं उसके पीछे नहीं गया था, मॉल में घूमते नजर आई थी अपने जीजा के साथ। रीना ने चिढ़कर पूछा, तो? आदित्य ने उसके इस रिएक्शन को चौंकते हुए कहा। रीना ने कहा, तो तुम्हें उसे उलझने की क्या जरूरत थी, इग्नोर करते। आदित्य ने जवाब दिया, कर देता, अगर उन्हें इतना खुश और एक दूसरे के साथ इतना फ्रैंक नहीं देखता तो उन्हें नजरअंदाज कर देता। लेकिन उनकी हंसी और जिस व्यक्ति के साथ वो थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बुरे इरादे मुझे समझ आ चुके हैं। वो लगती है वैसी बिल्कुल है नहीं। इतने में आदित्य की नजर अंदर अपने मोम पर गई और उसने बाहर से ही आवाज देते हुए कहा, मोम। अंदर से ही सोनिया जी की नाराजगी भरी स्वर में आवाज आई, मत कहो मुझे मोम, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, और चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या आदित्य अपनी बात को सही तरीके से अपनी मोम को समझा पाएगा या नहीं? क्या उसकी मोम उससे नाराज हो जाएगी? क्या
होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी इस कहानी के जल्द ही 5-5 एपिसोड भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। और दोस्तों, अपने इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुकून एफएम, ओनली ऑन सुकून एफएम। ओके दोस्तों।